हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माइंड टेक्निकल। आज के इस वीडियो में हम लोग 2021 WCL सरदार वैकेंसी के लिए इम्पॉर्टेंट MCQ डिस्कस करने वाले हैं जो कि रिलेटेड होगा वेंटिलेशन से। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा माइनिंग टेक्निकल ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जस्ट गो टू गूगल प्ले स्टोर, सर्च माइंड टेक्निकल एंड डाउनलोड आवर ऐप, जहां पर आपको इस वीडियो के PDF तो मिलेगी ही, प्लस इसमें स्टडी मटेरियल्स, क्विजेस, वीडियो लेक्चर्स मिल सकता है जो कि इंपॉर्टेंट होंगे फॉर ओवरमैन, सरदार एंड गैस सिस्टम एग्जामिनेशन। इसके अलावा अभी हमारे ऐप पे न्यू ईयर ऑफर चल रहा है जिसके तहत आपको मिल सकता है 51% तक का डिस्काउंट। तो यूज़ कीजिए कूपन कोड NEW51 एंड यू विल गेट 51% ऑफ ऑन एवरी कोर्सेज विच आर अवेलेबल इन आवर ऐप। तो चलिए बढ़ते हैं आज के फर्स्ट सवाल की तरफ, जो कि है द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज एयर डैश एट एनी पॉइंट इन अ माइन एयरवे एंड द डैश ऑफ द एयरवे एट दैट पॉइंट गिव्स एज एस्टिमेशन ऑफ द एयर क्वांटिटी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से ऑप्शन में से आपको बताना है कि एयर क्वांटिटी एस्टिमेट करने के लिए आपको किन दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। Options are velocity cross sectional area, option B density cross sectional area, option C speed and width and option D speed and height। तो इसमें पूछा गया था कि किस दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने से, गुना करने से आपको हवा की मात्रा मिल सकती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर A वेलोसिटी एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर आप वेलोसिटी को क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो एट दैट पॉइंट आपका एस्टिमेशन ऑफ एयर क्वांटिटी निकल जाएगा, यानी आप बोल सकते हैं कि एयर क्वांटिटी आपका निकल जाएगा। तो किसी भी पॉइंट पे आपको क्या करना है, एवरेज एयर वेलोसिटी लेना है और उसी पॉइंट पर आपको क्या करना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी मेज़र करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट एयर क्वांटिटी रफली। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द कूलिंग पावर ऑफ द एयर। कूलिंग पावर ऑफ एयर यानी हवा की कूलिंग पावर की मात्रा नापने के लिए आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे। मैनोमीटर, थर्मोमीटर, वेलोमीटर एंड ऑप्शन नंबर डी स्कैटर थर्मोमीटर। तो इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कैटा थर्मोमीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो कि है टू ऑब्टेन करेक्ट मेजरमेंट ऑफ वेट बल्ब टेम्परेचर द रीलिंग हाइग्रोमीटर शुड बी रोटेटेड एट लीस्ट फॉर। मतलब सवाल में पूछा गया है रीलिंग हाइग्रोमीटर से वेट बल्ब टेम्परेचर का करेक्ट मेजरमेंट लेने के लिए रीलिंग हाइग्रोमीटर को कितने समय तक घुमाना पड़ेगा, कितने समय तक रोटेट करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर A इज़ 1 मिनट, ऑप्शन नंबर B इज़ 4 मिनट, ऑप्शन नंबर C 5 मिनट एंड ऑप्शन नंबर D 2 मिनट्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A 1 मिनट, यानी आपको रीलिंग हाइग्रोमीटर को कम से कम 1 मिनट तक घुमाना है, 360 डिग्री रोटेशन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि वेट बल्ब टेम्परेचर का मेजरमेंट लेना है ना, और जो भी ड्राई बल्ब टेम्परेचर है उसका मेजरमेंट लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो कि है नो पर्सन शैल बी रीएडमिटेड इनटू द प्लेस वेयर द गैस वाज डिटेक्टेड अंटिल अ कॉम्पिटेंट पर्सन हैज़। मतलब किसी भी आदमी को वैसी जगह पे दोबारा प्रवेश करने नहीं देना है जहाँ पर गैस पाया गया था एक सक्षम व्यक्ति के द्वारा। कब तक नहीं घुसने देना है, कब तक री एंट्री नहीं देना है। सबसे पहला ऑप्शन है एग्जामिन द प्लेस एंड रिमूव द गैस बाय ऑपरेटिंग द ऑक्सिलरी फैन। मतलब जब तक कि कॉम्पिटेंट पर्सन उस जगह की जांच नहीं कर लेता, गैस को हटा नहीं लेता। और गैस को कैसे हटाएगा, ऑक्सीजरी फैन चला के। तो जब तक ये नहीं कर लेगा तब तक किसी भी आदमी को री एंट्री नहीं देना उस प्लेस पे। ये हो ऑप्शन नंबर A। दूसरा ऑप्शन B है जो कि बोलता है कि एग्जामिन द प्लेस एंड हैज़ रिपोर्टेड दैट द प्लेस इज फ्री फ्रॉम गैस। सेकेंड ऑप्शन में बोला गया है कि जब तक कॉम्पिटेंट पर्सन उस जगह की जाँच नहीं कर लेता और रिपोर्ट नहीं करता है कि वह जगह अब गैस मुक्त हो चुकी है, जब तक कि कॉम्पिटेंट पर्सन उस जगह का जांच नहीं कर लेते, उस जगह को सुरक्षित घोषित नहीं कर लेते हैं फ्रॉम गैस, तब तक री एंट्री नहीं देनी है। ऑप्शन नंबर C है एग्जामिन द प्लेस एंड इम्प्रूव्ड द एयर वेलोसिटी एट द प्लेस टू रिमूव द गैस। मतलब प्लेस जहाँ पे
गैस मिला था उस जगह की कॉम्पिटेंट पर्सन जब तक जांच नहीं कर लेते हैं, और साथ ही साथ जब तक हवा की वेलोसिटी बढ़ाकर उस जगह से गैस नहीं हटा लेते हैं तब तक री एंट्री नहीं देंगे। ऑप्शन नंबर डी है एग्जामिन द प्लेस एंड इंश्योर दैट एवरी पर्सन कैरिंग अ सेल्फ रेस्क्यूअर। ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है कि जब तक कि उस जगह को सक्षम व्यक्ति जांच नहीं कर लेते हैं और सुनिश्चित नहीं कर लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास सेल्फ रेस्क्यूअर हो। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। किसी भी आदमी को वैसी जगह जहाँ पर गैस पाया गया है तब तक उसको री एंट्री नहीं दिया जाएगा जब तक कि एक सक्षम व्यक्ति उस जगह को जांच नहीं कर लेता और रिपोर्ट नहीं कर लेता कि वह जगह अब गैस मुक्त हो गई है। तो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 मेजर सोर्सेस ऑफ जनरेशन ऑफ नाइट्रस फ्यूम्स इन अंडरग्राउंड माइन आर। 3 मुख्य स्रोत आपको बताना है भूमिगत खदान में नाइट्रस फ्यूम्स की उत्पत्ति के लिए। ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए यूज़ ऑफ एक्सप्लोसिव यानी बारूद का प्रयोग, डीजल एग्जॉस्ट डीजल का धुआं। ऑप्शन नंबर ए में ही है वेल्डिंग। ऑप्शन नंबर बी में है यूज़ ऑफ सीमेंट का प्रयोग करके, वुडन सपोर्ट से लकड़ी का सपोर्ट, स्टील स्ट्रक्चर स्टील का ढांचा से। ऑप्शन नंबर सी है वाटर लॉगिंग, यूज़ ऑफ वुडन सपोर्ट, ऑक्सिलरी वेंटिलेशन यानी वाटर लॉगिंग से लकड़ी का सपोर्ट यूज करने से और ऑक्सिलरी वेंटिलेशन करने से। ऑप्शन नंबर डी एक्सप्लोसिव, वुडन सपोर्ट एंड वाटरी स्टार्टा यानी बारूद, लकड़ी का सपोर्ट और वाटर यानी पानी वाला स्टार्टा। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सवाल में पूछा गया था कि 3 मुख्य स्रोत बताना है जिससे भूमिगत खदान में नाइट्रस फ्यूम्स जनरेट होता है। तो जनरली नाइट्रस फ्यूम्स भूमिगत खदानों में बारूद के प्रयोग से होता है। जब भी ब्लास्टिंग होता है तब वहाँ से नाइट्रस फ्यूम्स निकलती है। डीजल के धुएं में नाइट्रस फ्यूम्स पाया जाता है और साथ ही साथ वेल्डिंग करने के दौरान भी नाइट्रस फ्यूम्स निकल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज़ अ पर्पस ऑफ द वेंटिलेशन इन अ माइन। माइन वेंटिलेशन के लिए इनमें से क्या पर्पस होता है, मतलब माइन वेंटिलेशन का पर्पस क्या होता है, सवाल में सिंपली ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है टू सप्लाई नेसेसरी ऑक्सीजन टू डाइल्यूट नॉक्सियस गैस। ऑप्शन नंबर बी टू क्लियर आउट स्मोक्स एंड ब्लास्टिंग फ्यूम्स। ऑप्शन नंबर सी टू मिनिमाइज द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इन द माइन। ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो खदान का जो वेंटिलेशन होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है आपको बताना है। पहला ऑप्शन था कि उचित ऑक्सीजन का सप्लाई करना जिससे हानिकारक गैस डाइल्यूट हो जाए, हल्का हो जाए, कम हो जाए। ऑप्शन नंबर बी स्मोक और ब्लास्टिंग धुआं, ठीक है, जो भी धुआं है, ब्लास्टिंग फ्यूम्स है, वो सब क्लियर हो जाए, साफ़ हो जाए। और ऑप्शन नंबर सी है कि टेम्परेचर कम हो और ह्यूमिडिटी खदान की वो भी कम हो। ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो खान वेंटिलेशन का जो उद्देश्य होता है वो सभी होता है। सप्लाई ऑक्सीजन जो है नेसेसरी क्वांटिटी में हो, ये सुनिश्चित करने का उद्देश्य होता है वेंटिलेशन का, ताकि जो नॉक्सियस गैसेस हैं वो डाइल्यूट हो जाएं, स्मोक्स और ब्लास्टिंग फ्यूम्स साफ़ हो जाएं, क्लियर हो जाएं, और साथ ही साथ तापमान और ह्यूमिडिटी भी कम हो। तो ये है पर्पस ऑफ वेंटिलेशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, जो कि है प्रोफाइलोमीटर इज़ यूज फॉर मेजरिंग। प्रोफाइलोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल हम लोग किसके नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब किस चीज़ को नापने के लिए हम लोग प्रोफाइलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर है क्रॉस सेक्शन ऑफ इरेगुलर शेप, किसी इरेगुलर शेप का क्रॉस सेक्शन नापने के लिए। ऑप्शन नंबर बी एयर वेलोसिटी नापने के लिए। ऑप्शन नंबर सी एयर प्रेशर नापने के लिए। एंड ऑप्शन नंबर डी मीथेन का परसेंटेज नापने के लिए। इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्रॉस सेक्शन ऑफ इरेगुलर शेप, यानी अनियमित आकार का क्रॉस सेक्शन एरिया नापने के लिए प्रोफाइलोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है इन्फ्लेमेबल गैस सॉल्ट बी डीम टू बी फाउंड बाई मीथेन डिटेक्टर एज 0.5% और मोर फॉर माइन हैविंग डैश। अगर ज्वलनशील गैस 0.5% या उससे ज़्यादा किसी खदान में पाया जाता है तो इनमें से किस डिग्री की सिम में गैस मिला माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए डिग्री 2 सिम, ऑप्शन नंबर बी डिग्री 3 सिम, ऑप्शन नंबर सी डिग्री 1 सिम एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव।
तो इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड डिग्री की सिम में अगर 0.5% या उससे ज़्यादा जो इन्फ्लेमेबल गैस यानी ज्वलनशील गैस मिला है तो गैस मिला माना जाता है। 0.1% या उससे ज़्यादा अगर मिलता है ना, तो फर्स्ट डिग्री में बोला जाता है कि गैस मिल गया है। एंड 1.25% या उससे ज़्यादा अगर मिलता है तो थर्ड डिग्री के लिए बोला जाता है कि गैस मिल चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, इन केस 2 ऑक्सिलरी फैन रनिंग इन सेम डिस्ट्रिक्ट, एयर एंटरिंग एनी ऑफ द ऑक्सिलरी फैन इन द डिस्ट्रिक्ट शॉल नॉट कंटेन। यानी किसी एक डिस्ट्रिक्ट में 2 ऑक्सिलरी फैन चलते हैं तो किसी भी ऑक्सिलरी फैन के पास एयर जो इंटर हो रहा होगा उस एयर में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 0.3% CH4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी 0.3% CH4 से कम नहीं होना चाहिए। 0.5% से CH4 कम नहीं होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है कि 0.6% मीथेन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। यानी अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में 2 ऑक्सिलरी फ़ैन चलाते हैं तो किसी भी ऑक्सिलरी फ़ैन में एयर जो इंटर हो रहा होगा उस एयर में 0.3% मीथेन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब एयर में 0.3% मीथेन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये इसका राइट आंसर होगा। अगला जो सवाल है जो कि इस वीडियो का सबसे आखिर का सवाल है वो है कि अगर हम लोग फ़िल्टर पेपर इस्तेमाल करते हैं फॉर एयर बॉर्न रिस्पिरेबल डस्ट सैम्पलिंग तो उस फिल्टर पेपर को कितने समय तक प्रिजर्व करते हैं। फिल्टर पेपर्स यूज्ड इन एयर बॉर्न रिस्पिरेबल डस्ट सैम्पलिंग shall be preserved at least for a period of dash. ऑप्शन ए 3 years, ऑप्शन बी 2 years, ऑप्शन सी 1 year एंड ऑप्शन नंबर डी 5 years। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 3 years एज पर रिसेंट बाईलॉज 2018। जो भी फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हैं फॉर एयरबॉर्न रिस्पिरेबल डस्ट सैम्पलिंग तो उसको कम से कम 3 सालों तक संभाल के रखते हैं। तो ये हुआ आज की इस वीडियो का एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। एंड ऐसा ही कंटेंट के लिए आप हमें हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक इन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में। टिल देन एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।